सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स न्यूमेरिकल में मोशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला और अपडेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसकी चर्चा करा था। अब बारी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल तथा गति के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला और अपडेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने की। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन के जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण फॉर्मूला का एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला आपके माइंड में रहे। ध्यान रखिएगा कि बल तथा गति के नियम जो चैप्टर है, इसमें आपको केवल और केवल 6 फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, जिसमें पहला फॉर्मूला आप सबों को मालूम होगा कि भाई साहब बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। और बल इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, जहां पे एम आपका क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है, और ए क्या है, आप सभी कहते हैं गुरुजी एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी कि त्वरण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कई बार आपके क्वेश्चन में इस तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहता है और एक निकालना रहता है। हालांकि साधारण फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए है, तो जब भी बल निकालने की बारी आएगी आप मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहीं से आप ये कह सकते हो कि गुरुजी हम अगर m की बात करें तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी अगर हम m की बात करें तो ये F बटा a हो जाएगा, और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो आप सभी कहेंगे गुरुजी F बटा m हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बल के लिए तो ये कॉमन फॉर्मूला है, आप सबों को मालूम है। लेकिन भाई साहब जब आप गति के द्वितीय नियम की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं सर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से बल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम संवेग में परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। और याद रखना आप सभी कि हम लोग बल के लिए दूसरा फॉर्मूला F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T भी कह सकते हैं, जहां मेरे भाई आप सभी याद रखेंगे कि P क्या है हमारा, आप सभी कहेंगे संवेग है। क्या है, संवेग यानी कि मोमेंटम है। तो ये P2 यानी कि आप कह सकते हो दूसरा संवेग, और माइनस P1 तो आप कहेंगे पहला संवेग। तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, समय से डिवाइड कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई आप सभी कहते हो कि गुरुजी संवेग के लिए तो फॉर्मूला P इक्वल टू एम भी लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो आप सभी यहां पे ये कह सकते हो अब कि सर हम फोर्स इक्वल टू ये जो P2 है इसको हम m इंटू भी माइनस यू बटा टी के रूप में लिख सकते हैं। और याद रखना ये फॉर्मूला चला VVI है, आपके बहुत सारे सवाल इसी फॉर्मूला के बेस पे बनेंगे, F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी। अब मेरे मित्र नेक्स्ट ध्यान देंगे कि ये तो हमारा हो गया P, ये क्या है आपका, आप सभी कहेंगे गुरुजी संवेग है। संवेग के बाद एक और टर्म आता है आपका, वो क्या है, आवेग, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना I या फिर J से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेग इक्वल टू हम लोग FT लिखते हैं। आवेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं, FT। ध्यान देंगे दो चीजें कि यहां पे आप सभी FT इक्वल टू P2 माइनस P1 कह सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग आवेग कहते हैं, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लिख लो कहीं पे कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन को आप सभी याद रखना आवेग कहा जाता है। और मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अब चूंकि जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका यही है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T, P इक्वल टू एम भी, F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा T, आवेग इक्वल टू FT।
इसके बावजूद आपके एग्जाम में कई बार प्रतिघाती वेग से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है, यानी कि रिकॉल वेलोसिटी से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, इस जो कैपिटल वी है इसको हम लोग प्रतिघाती वेग कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, और प्रतिघाती वेग इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एम वी बटा एम। अब मेरे भाई आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यहां पे जो हमारा छोटा वाला m है, चूंकि प्रतिघाती वेग, जब आप बंदूक से गोली फायर करते हो तो गोली आगे जाता है और बंदूक पीछे आता है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो छोटा वाला m है ये क्या है सर, गोली का द्रव्यमान। क्या है, गोली का द्रव्यमान। हमेशा याद रखेंगे, गोली हित्ती चुका होता है, अब बंदूक इतना बड़ा होता है। तो मेरे मित्र, गोली छोटा होता है इसीलिए गोली के द्रव्यमान को छोटा वाला m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा छोटा वाला v है ये क्या होगा, गोली का वेग होगा। और मेरे मित्र ये जो आपका कैपिटल M है, ये जो कैपिटल M है ये क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान होगा। क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान होगा। अब ध्यान देना कि आपके रिसेंटली ग्रुप डी के पेपर में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हैं वो सर इसी 6 फॉर्मूला से देखने को मिला है। सर कैसा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आइए ना देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 5 सेकंड के लिए इसकी गति की विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 केजी दिया हुआ है। भाई साहब कहा जा रहा है वस्तु प्रारंभ में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो u इक्वल टू 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना देर तक गतिमान है सर, 5 सेकंड के लिए गतिमान है। और इसके गति के विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का बल लग रहा है। तो जैसे ही गति के विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का बल लगेगा तो जो f का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, यानी कि f इक्वल टू हम लोग -30 न्यूटन कहेंगे। और वस्तु का भी पूछा जा रहा है, अंतिम वेग पूछा जा रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि चला ये जो F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी फॉर्मूला है ये आप सबों के लिए भी आया है, क्योंकि लगभग सवाल इसी फॉर्मूला के बेस पे। आप क्या कहोगे कि सर जी चूंकि F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी होता है इसीलिए F का वैल्यू -30 न्यूटन और आपका द्रव्यमान कितना है 10 केजी, भी आपको निकालना है, U कितना है सर 3, अब बटा टाइम कितना है आप सभी कहेंगे 5 सेकंड। मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा -150 न्यूटन, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हमारा 10 भी माइनस आप सभी कहेंगे 10 या 30 हो जाएगा। ध्यान देना ये -150 है, इस -30 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 10 भी हो गया। और आप सभी क्या कहेंगे -120 इक्वल टू 10 भी, ये 12 दहाई के 120, भी इक्वल टू -12 मीटर प्रति सेकेंड। -12 मीटर प्रति सेकेंड देख लीजिए आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। देखो क्या पूछ रहा है कि 4 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड, यहाँ पे 25 सेकंड नहीं है चला, ये टाइपिंग मिस्टेक है। एस को यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया गया है 5 मान लिया गया है, जबकि वो गलत है। ये क्या होगा 2 सेकंड होगा कि 4 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है जिससे उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि यही बल, ध्यान देना यहां पे फिर से ये 45 लिख दिया गया है, ये गलत है, ये 4 सेकंड होगा। यहां पे क्या होगा सर 4 सेकंड होगा। कह रहा है कि यही बल अगर 4 सेकंड की अवधि के लिए प्रयुक्त की जाए तो वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा। सवाल बहुत ही सरल है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान 4 केजी दिया हुआ है भाई साहब, और कह रहा है कि 2 सेकंड तक जब इस पे बल लग रहा है तो इसके बल को प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर क्या कर दिया जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि अगर यही बल को 4 सेकंड की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वस्तु का वेग कितना होगा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि पहले तो हमें यह निकालना होगा कि प्रथम स्थिति में बल कितना लगा था। क्यों? क्योंकि सारा डाटा यहां पे दिया हुआ है। तो आप कहेंगे गुरुजी प्रथम स्थिति में हम F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी जान रहे हैं और हम यहां से क्या निकाल सकते हैं F। आपका द्रव्यमान 4 केजी है, आपका जो अंतिम वेग है वो 8 है, माइनस प्रारंभिक वेग 2 है और समय आपका 2 सेकंड है। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 8 में से 2 गया 6, 6 दूना 12 न्यूटन।
यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है जिससे उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो वस्तु के वेग को 2 से 8 करने में कितना बल की आवश्यकता है? 12 न्यूटन का। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी बल को 4 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए और वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड ही हो, तो मेरे भाई अंतिम वेग क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सेकंड स्थिति में हम सभी क्या कहेंगे कि चूंकि F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी होता है, तो F आपका कितना है? आप सभी कहेंगे 12 न्यूटन। अब वस्तु का द्रव्यमान तो आप सभी कहेंगे 4 केजी ही लेना है। अंतिम वेग आपको निकालना है, यू क्या है हमारा? आप सभी कहेंगे कि सर कहा जा रहा है यही बल 4 सेकंड की अवधि के लिए लग रहा है, तो प्रारंभिक वेग हमारा सेम ही होगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड और टाइम आपका कितना है? तो सर दूसरे स्थिति में टाइम हमारा 4 सेकंड है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा? गुरुजी ये 4 और 4 कैंसिल होगा और 12 इक्वल टू भी माइनस 2 होगा, और यहां पे हम भी इक्वल टू 12 प्लस 2 कर दें तो आप सभी कहेंगे उत्तर गुरुजी हमारा आ गया कितना? 14 मीटर प्रति सेकंड। तो सवाल F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बाई टी पे ही था, लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि पहले स्थिति में हमें बल निकालना था जो हमने निकाला, और दूसरे स्थिति में हमसे पूछा जा रहा था कि अगर इसी 12 न्यूटन का बल 4 सेकंड की अवधि तक लगे तो अंतिम वेग कितना होगा? तो मेरे मित्र प्रारंभिक वेग हमारा सेम ही होगा, तो अंतिम वेग आप कहेंगे 4 सेकंड तक 12 न्यूटन का बल लगेगा तो 14 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करेंगे समझ पाए होंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि 10 न्यूटन का बल द्रव्यमान m1 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान m2 को 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित करता है। यदि दोनों द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाए तो समान बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? बहुत ही लॉलीपॉप सा सवाल है। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये हमारा m1 द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे भाई साहब क्या लग रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है, जिस वजह से इसमें एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। अब मेरे भाई आपका दूसरा जो है वो है m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट और इस पे 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है इस पे भी, और इस पे आपका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। कह रहा है कि अगर दोनों द्रव्यमान को साथ में बांध दिया जाए, यानी कि m1 प्लस m2 और समान बल 10 न्यूटन का लगाया जाए, तो मेरे भाई त्वरण क्या होगा? क्या कहोगे कि गुरुजी पहले तो हमें मास कितना है m1 और m2 ये ज्ञात करना होगा। बिल्कुल, आप सबों को मालूम है कि सर F इक्वल टू ma होता है, तो क्या आप m इक्वल टू F बाई a ना कह सकते हो? आप कहेंगे शौक से गुरुजी। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर हम m1 की बात करें तो आप सभी कहेंगे सर ये 10 बटा 20 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। आप कहेंगे मास हमारा 1 बटा 2 केजी हो गया, ये 1 बटा 2 केजी। अब यहीं पे हम m2 की बात करें, ये हमारा m2 है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी फॉर्मूला सेम होगा, F बाई ए। F हमारा 10 न्यूटन और एक्सेलरेशन 40, ये हो जाएगा 1 बटा 4 केजी। चूंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है m1 और m2 को सर क्या कर दिया जाए? साथ में बांध दिया जाए। m1 और m2 को साथ में बांध दिया जाए और फिर से इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो मेरे भाई मित्र आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या कहिएगा कि सर यहां पे अगर हम लोग m1 और m2 को बांधेंगे तो ये 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम लोगे 4, 2 दूना 4, और आप सभी कहेंगे गुरुजी मास हमारा 3 बटा 4 केजी हो गया। चूंकि हम सबों को मालूम है कि A इक्वल टू हमारा F बटा M होता है, तो फोर्स हमारा 10 न्यूटन ही है, मास हमारा कितना आया सर? 3 बटा 4 केजी। अब इसको सॉल्व कर लो ना, 10 गुना 4 बटा 3 होगा, 10 चौका 40 बटा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है कि यदि दोनों द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाए तो समान बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 13.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट बस यही है। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड बाद रुक जाती है,
जाहिर सी बात है, किसी भी चीज पे, किसी भी वाहन में आप ब्रेक लगाओगे तो वो रुकेगी ही, और रुकेगी तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्री का कुल द्रव्यमान 80 केजी है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा। मेरे मित्रों, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 720 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो यू हमारा क्या होगा। आप सभी कहेंगे 720 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डाटा होगा उसको कोशिश क्या करना है सर, समान यूनिट एसआई यूनिट में लाने का। अब यहां पे 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे सर, 720 को 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 चौका 72, एक 0 आएगा और ये कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर 200 मीटर पर सेकंड। अब 4 सेकंड बाद ब्रेक लग रहा है तो रुक जा रहा है, तो अंतिम वेग 0। कह रहा है कि कार और यात्री का कुल द्रव्यमान 80 केजी है, तो भाई साहब ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा, आपको एफ निकालना है। क्या कहोगे कि सर आप पहले ही बता दिए थे कि एफ इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम यहां से एफ निकालेंगे तो मास हमारा 80 केजी है, भी तो हमारा 0 हो जाएगा, यू 200 मीटर प्रति सेकेंड है, और मेरे मित्र टी कितना है आपका 4 सेकेंड। 20 चौका आप सभी कहेंगे 80 हो जाएगा गुरुजी, और F इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे 20 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, लेकिन 20 को 200 से गुना करेंगे तो आप सभी कहेंगे -4000 न्यूटन होगा गुरुजी, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया। इस सवाल को देखो भाई साहब, कितना आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा है कि दो वस्तुएं त्वरित हो रही है, एक का द्रव्यमान 3 केजी और वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है, और दूसरी का क्रमशः 5 केजी है और वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है। इसमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। मेरे मित्र, एक सिंपल सा लॉजिक है कि चूंकि F इक्वल टू एम ए होता है तो हम ये कह सकते हैं A इक्वल टू गुरुजी F बटा एम होगा। बोलो ना, होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल एकराम कौन बड़का बात है सर। ध्यान दो कि चला हम इस रिलेशन से ये ना कह दें कि सर ए जो है यानी कि त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। माने क्या हुआ, माने ये हुआ कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, और अगर द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा। समझ में आया। चूंकि acceleration is the inversely proportional to the mass of an object, that's why we can say that if the mass is increases then the acceleration will be decreases। अगर मास बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, और अगर मास घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा। देख लो कि एक 3 केजी का ऑब्जेक्ट है और दूसरा 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो मेरे मित्र यहां पे त्वरण दिया हुआ है लेकिन हमें बल बताना है, तो आप सभी कहेंगे सर ये तो हमारा कंसेप्ट है ही, लेकिन हम यहां पे कह सकते हैं कि प्रथम स्थिति में F इक्वल टू एम ए से हम क्या कहेंगे कि सर मास 3 केजी है, एक्सेलरेशन 4, ये कितना हो गया 12 न्यूटन। अब दूसरे स्थिति में अगर हम लोग आए, सेकेंड सिचुएशन में आए, तो हमारा जो मास है वो 5 केजी है, एक्सेलरेशन 2 केजी है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 10 न्यूटन हो जाएगा। आप देख लो क्या कह रहे हो कि गुरुजी जो 5 केजी वाला ऑब्जेक्ट है, चूंकि इसका त्वरण कम है, ध्यान से देखो मैंने अभी ये रिलेशन बताया कि अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कमेगा, द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज्यादा है। आप सभी क्या कहेंगे, हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस पे अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो 3 केजी वाली वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड तक त्वरित करने के लिए हमें 12 न्यूटन की आवश्यकता है, जबकि 5 केजी वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को त्वरित करने के लिए 10 न्यूटन की आवश्यकता है। तो आप सभी क्या कहिएगा, गुरुजी जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि दो वस्तुएं त्वरित हो रही है और एक का द्रव्यमान 3 केजी और वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है, और दूसरी का द्रव्यमान 5 केजी और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है, तो इसमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है। क्या कहिएगा सर, 3 केजी की वस्तु को गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है, और ये रिलेशन भी ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो
क्या पूछ रहा है आपसे कि एक कार 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, ब्रेक लगाने पर यह 5 सेकंड में पूरी तरह रुक जाती है, मतलब अंतिम वेग 0 हो गया। यदि कार और उसके यात्री का कुल द्रव्यमान 4200 केजी है तो कार को रोकने के लिए ब्रेक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें। क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि कार 180 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है तो सबसे पहले इसके वेग को हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। 18 दाएं 80 और ये क्या हो गया 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकंड। टाइम आपका कितना है सर 5 सेकंड। अंतिम वेग 0 और यात्री सहित कुल द्रव्यमान 4200 केजी है। आपसे पूछ रहा है F इक्वल टू वाट। क्या कहोगे सर F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी होता है, तो हम लोग F इक्वल टू क्या कहेंगे 4200 और अंतिम वेग हमारा 0 है, प्रारंभिक वेग हमारा 50 है और बटा टी हमारा कितना है 5 सेकंड। मेरे मित्र आप F इक्वल टू 4200 गुना ये आप क्या कह सकते हो, आप सभी कहेंगे सर ये तो 0 होगा तो इस टर्म को लिखने का कोई फायदा नहीं है, बटा 50 बटा आप सभी कहेंगे 5 दाएं का 50, ये क्या हो जाएगा आप कहिएगा सर एगो सुन्ना आ जाएगा खाली, ये हो जाएगा 42,000 न्यूटन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये मराठी में सवाल है कि 2 केजी वस्तु मानची एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड या वेगाने सरकत असेल तिच्या बार 5 सेकंडसाठी 4 न्यूटन बल लागू केले तर अंतिम वेग कितनी असेल। आप कहेंगे ये क्या बात हुआ, देखो ना इंग्लिश में सही किया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 केजी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 केजी का वस्तु है जो कि सर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मूव कर रहा है। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड, यानी कि बल का वैल्यू 4 न्यूटन कह रहा है टू द 4 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बनाना फॉर 5 सेकंड। ये बनाना कहां से आ जाएगा, ये केला ये सब नहीं होगा चला। 5 सेकंड के लिए बल लग रहा है, हमारा टाइपिस्ट सर इंजीनियर है, ठीक है, और इसीलिए वो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में केले को होता है को बनाना लिख रहा है, ठीक है। 5 सेकंड में आपका ये 4 न्यूटन का जो बल है वो 5 सेकंड तक कार्य कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है अंतिम वेग कितना होगा। आप कहेंगे फिर से लॉलीपॉप F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी। सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के 101 शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए हैं वो केवल और केवल इसी फॉर्मूला पे पूछे गए। हाँ लास्ट में 2-4 हल्का सा सवाल आपसे F इक्वल टू एम ए पे भी पूछा गया है, देख लेंगे हम लोग आगे, लेकिन पहले तो हमें इसको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी होगा। मास हमारा 2 केजी है, अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम अंतिम वेग ही पूछा जा रहा है, ठीक है, तर अंतिम वेग कितनी हासिल, ठीक है। अब यहां पे टाइम आपका कितना है सर 5 सेकंड और फोर्स कितना लग रहा है, तो ध्यान दो फोर्स हमारा 4 न्यूटन है, फोर्स कितना है 4 न्यूटन। तो कोना कोनी गुना करो 4 5 20, 2 भी माइनस 10 दूना 20। आप क्या कहिएगा कि सर 20 प्लस 20 इक्वल टू 2 भी, ये हो गया 40 इक्वल टू 2 भी, 20 दूना 40, भी इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान m वाले किसी पिंड पर बल F कार्य करता है जिससे त्वरण A उत्पन्न होता है। यदि यही बल द्रव्यमान 2m वाले किसी पिंड पर कार्य करे तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। आप कहेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा त्वरण घटेगा। मेरे मित्र आप ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m द्रव्यमान वाले पिंड पर जब F बल कार्य कर रहा है और A त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो F इक्वल टू ma होगा। यदि यही बल द्रव्यमान 2m वाले यानी कि m जो है यहां पे क्या हो जा रहा है 2m हो जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे F इक्वल टू गुरुजी हमारा 2m इंटू A होगा। अब ध्यान दो यहां पे कह रहा है कि उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां से a इक्वल टू हम f बटा m कह दें और यहां पे भी a इक्वल टू हम f बटा 2m कह दें। क्या हम इसको 1 बटा 2 इंटू एफ बटा एम लिख दें। आप कहेंगे बिल्कुल। क्या हम इसको एफ बटा एम को a लिख दें। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 1 बटा 2a जिसको आप a बाई 2 भी कह सकते हो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में है कार्यरत है, तो ब्लॉक की अंतिम चाल क्या होगी। देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि F हमारा 20 न्यूटन है, F हमारा 20 न्यूटन है, टाइम हमारा 5 सेकंड है और M हमारा 4 केजी है। कह रहा है कि विरामावस्था तक 5 सेकंड तक वो विरामावस्था में
मतलब प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग हमें निकालना है। तो क्या कहिएगा सर फिर से F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बटा टी। F हमारा 20 न्यूटन है, मास हमारा 4 केजी है, अंतिम वेग हमको निकालना है, प्रारंभिक वेग 0, टाइम हमारा 5 सेकेंड। क्या कहोगे मेरे मित्र, 20 5 100 और 4 भी ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 25 चौका 100, भी इक्वल टू आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड और सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि आप किसी स्थिर दीवार को 80 न्यूटन से धक्का देते हैं तो दीवार आपको दीवार आपको डैश से पीछे धकेलेगी। मेरे मित्र यहाँ पे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया लॉ लागू होगा। आप सभी न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से क्या कहते हो, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो मेरे मित्र वो वस्तु भी हम पे बल लगाएगा। बल का परिमाण क्या होगा, हमारे द्वारा लगाए गए परिमाण के समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप किसी दीवार को 80 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी आपको 80 न्यूटन से ही धक्का देगा। और सवाल वही है कि यदि आप किसी स्थिर दीवार को 80 न्यूटन से धक्का देते हैं तो दीवार आपको पीछे से डैश से धकेलती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी 80 न्यूटन से धकेलती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान m वाले एक पिंड पर कोई बल F कार्य करता है जिससे त्वरण A उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। F इक्वल टू एम ए और A इक्वल टू आप कहेंगे गुरुजी F बटा M हो जाएगा। कह रहे हैं यदि बल 3F हो जाए तथा पिंड का द्रव्यमान घटकर m/2 हो जाए तो A के पदों में नए त्वरण का मान क्या होगा। बहुत ही सरल सा सवाल है। पहला सिचुएशन में m द्रव्यमान के पिंड पर F बल कार्य कर रहा है जिससे त्वरण A इक्वल टू F बटा M उत्पन्न हुआ। अब कह रहा है सेकेंड सिचुएशन में, यानी कि आप कह सकते हो क्वेश्चन के सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड सिचुएशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि F अगर 3F हो जाए और M जो है वो क्या हो जाए m/2, तब बोलो भैया A क्या होगा। आप कहेंगे चूंकि A इक्वल टू F बटा M होता है तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर F बटा M से 3F अब बटा m/2। अब इसी को चला A इक्वल टू हम 3F इंटू 2 बटा M लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो भैया मेरे इसको हम 6 इंटू F/M लिख दें। आप कहेंगे बिल्कुल। क्या इस F/M को हम A कह दें। आप कहेंगे काहे नहीं कहिएगा, तो चला इस 6A हो गया और सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। मेरे मित्र 4 केजी द्रव्यमान की वस्तु है तो m हमारा 4 केजी है, t हमारा 2 सेकंड है। ठीक है, वस्तु के वेग को 2 मीटर से बढ़ाकर, मतलब प्रारंभिक वेग 2 मीटर, अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या कहोगे कि सर F इक्वल टू हम लोग 4 इंटू 8 माइनस 2 बटा क्या लिखेंगे 2, 2 दूना 4, 8 में से 2 गया 6 और आप सभी कहेंगे 6 दूना 12 न्यूटन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे सवाल इसी फॉर्मूला पे पूछे गए हैं घुमा घुमा करके। देखो इसको कि 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विरामावस्था में है और इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है। पिंड का अंतिम वेग क्या कहिएगा। अब पूरा हमारा कंठस्थ हो गया है। F इक्वल टू एम इंटू भी माइनस यू बाई टी। F हमारा क्या होगा, आप सॉरी F आपका दिया हुआ है 20 न्यूटन और M कितना है 5 केजी। अंतिम वेग आपको निकालना है, प्रारंभिक वेग सर वस्तु विरामावस्था में है, टाइम हमारा 4 सेकंड। आप सभी क्या कहेंगे 20 चौका 80 और ये हो जाएगा 5B 16 पंचा 80, भी इक्वल टू हमारा 16 मीटर प्रति सेकंड। हड़बड़ाना नहीं है, देखो ध्यान से कि सर पिंड आरंभ में विरामावस्था में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास 5 केजी है और प्रारंभिक वेग 0 है, टाइम हमारा 4 सेकंड है और F हमारा कितना है 20 न्यूटन और हमको अंतिम वेग निकालना था। तो क्वेश्चन में ही विरामावस्था में है तो प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग निकालना है तो हमने निकाल दिया सर। अब देखो इस सवाल को कि यदि 10 केजी की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा। सर अगर किसी वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा। तो आप सभी कहेंगे सर अगर शुद्ध बल 0 है तो त्वरण 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
इस सवाल को देखो, कह रहा है कि एक इकाई बल 1 न्यूटन की सही परिभाषा क्या है। आप सभी कहते हो सर F इक्वल टू ma, और 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ सर? 1 न्यूटन का मतलब हुआ 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर किसी वस्तु, किसी 1 केजी के वस्तु में क्या हो सर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, तो हम लोग कहते हैं लगने वाला बल 1 न्यूटन है। मतलब आप कहेंगे 1 केजी की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रदान करने वाला बल 1 न्यूटन कहलाता है। इस सवाल को देखो कि सर 10 मीटर प्रति सेकंड से चाल चलती हुई 1000 केजी की एक कार को एक स्थिर ब्रेकिंग बल द्वारा 5 सेकंड में विरामावस्था में लाया जाता है, बल का परिमाण क्या है? बहुत ही सरल सा सवाल। आपका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, मास आपका 1000 केजी है और टाइम 5 सेकंड है, और मेरे मित्र कहा जा रहा है कि विरामावस्था में लाया जा रहा है, मतलब v इक्वल टू 0। तो f का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे सर F इक्वल टू हो जाएगा, m हमारा 1000 केजी है और हमारा अंतिम वेग 0 हो जा रहा है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम हमारा 5 सेकंड है, 205 है। आप सभी कहेंगे सर 1000 और F इक्वल टू माइनस 2000 न्यूटन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे मित्र। अब देखो इस सवाल को कि 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, उत्पन्न त्वरण। आप कहेंगे 10 दूना 20, सॉरी F इक्वल टू ma होगा, चला तो A इक्वल टू F बाई m हो जाएगा, और F आपका 10 न्यूटन है, मास 2 केजी है, 2 5 10, एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि 60 न्यूटन का एक बल 6 केजी द्रव्यमान पर कार्य करता है, इस बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा? फिर से A इक्वल टू F बटा m लेंगे। 60 न्यूटन का बल है, 6 केजी के द्रव्यमान पर काम कर रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2 केजी का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित कर रहा है, कार्यरत बल 2 तिया 6 का है? तो सर F इक्वल टू ma होता है, m हमारा 2 है, एक्सेलरेशन हमारा आप सभी कहेंगे गुरुजी 6 न्यूटन हो जाएगा। लास्ट सवाल आपके सामने है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा? मेरे मित्र इस क्वेश्चन को मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो अपडेटेड सवाल थे उसका क्या पैटर्न था आप उसको बखूबी समझ पाए होंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरे मित्र आप सबों को सर एनसीईआरटी साइंस पे बेहद पकड़ होना चाहिए, और अगर आप एनसीईआरटी पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस बैच में हम आपको पूरी क्लास 9th और 10th के जो चैप्टर हैं उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराते हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो सवाल हैं 2525 सवाल उसको चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप हमारे साथ ग्रुप डी 2525 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर एनसीईआरटी और प्रैक्टिस बैच दोनों करें तो आपके लिए मिशन सिलेक्शन बैच उपलब्ध है। ये सभी बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और बैच से संबंधित जानकारी आप मेरे मित्र हमारे इंक्वायरी नंबर 9065970477 यानी कि 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके सर कोर्सेज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।